Hello, so we are back with the last part of community characteristics. This is third part of community characteristics and it deals with quantitative characters. बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हम important points को रेड में मार्क कर रहे हैं so that you can note them down. These are this ये जो वीडियो है this is concluding part for this chapter, last part of this chapter, quantitative characters. So let's start with quantitative characters. क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो हम फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस करके। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम इनको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं एक गिवन एरिया में। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे इस पेपर में वो नॉर्मली इन कैरेक्टर्स पे बेस्ड होंगे। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉर्मल क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो हम सिंपल कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे सिंथेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब सिंथेटिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसमें दो तीन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो हमने पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं उनको हम यूज़ करते हैं फर्दर कैलकुलेशंस में और उससे सिंथेटिक कैरेक्टर्स बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फील्ड डेटा चाहिए होता है। तो फील्ड डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस मेथड को सैम्पलिंग कहते हैं, जिस मेथड से हम फील्ड डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग आपको पता ही होगा, सैंपल को कहते हैं। व्हाट इज टेकिंग अ सैंपल? टेकिंग अ सैंपल इज एक बहुत बड़े फॉरेस्ट में मान लो आप जाते हैं या एक बहुत बड़े पार्क में जाते हैं और आप वहाँ की वेजिटेशन को, वहाँ की कम्युनिटी को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप एक एक पेड़ को जाके मेजर करेंगे, एक एक प्लांट को जाके आइडेंटिफाई करेंगे, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, उसको आप मेजर आउट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और उस पे बेस कर लेंगे कि सारे इस फॉरेस्ट में या सारे इस पार्क में इस तरह की कम्युनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज व्हेन इफ यू ऑब्जर्व, कोई लेडीज जब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदते हैं, व्हाट डू दे डू? दे टच वन और टू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड फील देम एंड लुक एट देम, जिससे कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो बाकी जो वेजिटेबल है वो किस तरह की होगी। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए चावल लेने जा रहे हैं, गेहूँ लेने जा रहे हैं, आपने ज़्यादा लेना है, आपने मान लीजिए पूरी 2 बोरियाँ लेनी है, तो आप एक-एक गेहूँ के दाने को या चावल के दाने को तो चेक नहीं करेंगे। You will take a small sample and you will check that sample and see if you are satisfied, then you will buy the whole lot. ठीक है? इसी तरह से फॉरेस्ट स्टडी करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के 2 मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड है ट्रांज़ैक्ट मेथड। ट्रांज़ैक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट के थ्रू हम एक टेप, मेजरिंग टेप जो है, कोई 15-20 मीटर वाला जो रोल है, उसको हम ले कर देते हैं। ठीक है? उसको लिटा देते हैं ज़मीन पे फॉरेस्ट में और इसको हम ट्रांज़ैक्ट कहते हैं। अब इस ट्रांज़ैक्ट के साथ-साथ हम चलते जाते हैं, इस टेप के साथ-साथ चलते जाते हैं, इसके दोनों तरफ जो प्लांट्स इसको टच कर रहे हैं, उन प्लांट्स को हम काउंट करते हैं, उनको हम अपनी क्वांटिटेटिव स्टडी में यूज़ करते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांज़ैक्ट। अब अगर हम सिर्फ़ एक टेप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लाइन ट्रांज़ैक्ट कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि उस इलाके में वेजिटेशन जो है ना, वो बहुत कम है। जंगल नहीं है, मान लीजिए थोड़ा-सा रेगिस्तान टाइप इलाका है, तो प्लांट्स दूर-दूर मिलेंगे। तो फिर लाइन अगर आप खींच देते हैं उसके बीच में से या एक टेप लगा देते हैं, तो शायद बहुत कम प्लांट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 फुट की दूरी पे 2 टेप लगा देंगे पैरेलल, जैसे रेलवे लाइन होती है। ठीक है? अब उसको बेल्ट कहते हैं। अब उस बेल्ट के अंदर जो भी वेजिटेशन आएगी, हम उसको यूज़ करेंगे फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है? तो ये हमारा पहला तरीका है इकोलॉजिकल सैंपलिंग का, जिसको ट्रांज़ैक्ट मेथड। सेकंड मेथड इज़ क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट क्या होता है? क्वाड्रेट एक लकड़ी का या मेटल का स्क्वायर होता है। अगर हम ग्रासलैंड में स्टडी कर रहे हैं तो 1 मीटर बाय 1 मीटर, दो सारी चारों साइड उसकी 1 मीटर की होती है। और अगर हम फॉरेस्ट में स्टडी कर रहे हैं तो वो 3 मीटर का एक स्क्वायर, 3 बाय 3 बाय 3 का एक
स्क्वायर होगा, उसको हम थोड़े-थोड़े डिस्टेंस के बाद, मान लीजिए 100 मीटर के बाद या 50 मीटर के बाद हम वो स्क्वायर गिरा देंगे। उस स्क्वायर के अंदर जितने प्लांट्स आएँगे वो हमारा सैंपल हो जाएगा। अगर आपके पास मेटल या लकड़ी का नहीं है स्क्वायर, तो व्हाट वी डू इज़ वी हैव नेल्स एंड वी हैव थ्रेड, धागा और कील ले लेते हैं। 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 4 कील लगा देंगे, उनके आस-पास धागा बाँध देंगे, उस धागे के अंदर जो प्लांट्स आ गए उनको हम यूज़ कर देंगे फॉर सैंपलिंग। ये सबसे आसान तरीका है, कहीं पे भी आप चल जाइए, 4 कील चाहिए, धागा चाहिए और आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। पहला क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम ये देखेंगे कि हमें कितने क्वाड्रेट्स, मान लो हमने डाल दिए एक फॉरेस्ट में 50, उन 50 क्वाड्रेट्स में से कितने क्वाड्रेट्स में हमें एक स्पीशीज मिल रही है, दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ quadrates studied is frequency। मान लीजिए हम लेते हैं एक स्पीशीज आम, आम के पेड़, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी क्वाड्रेट में, उसमें से हम सिर्फ एक आम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपने 50 क्वाड्रेट डाले, उसमें से 10 में आपको मैंगो ट्रीज मिले। कितने मिले दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, इम्पोर्टेंट इज कितने क्वाड्रेट्स में मिले। सो 10 में मिले आउट ऑफ 50, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/5 into 100। ओके, दैट इज 20% फ्रीक्वेंसी हुई मैंगो की। अब यही आप घास ले लीजिएगा, ग्रास ले लीजिएगा, तो वो आपको हर क्वाड्रेट में मिल जाएगा तकरीबन, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100, 100% फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान कैलकुलेशन है। कितनी बार मिला, टोटल क्वाड्रेट्स कितने से, उससे डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। डेंसिटी, अब डेंसिटी में हम नंबर काउंट करेंगे, कितने आम के पेड़ मिले थे हमें, वो हमने काउंट करने हैं। 10 में मिले थे, 10 जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था उसमें 10 कोऑर्डिनेट्स में मैंगो ट्रीज मिले थे। अब काउंट करने हैं कि पहले कोऑर्डिनेट में कितने मिले, दूसरे कितने मिले, टोटल करिएगा और डिवाइड करिएगा बाय 50, मतलब कि टोटल कोऑर्डिनेट्स आपने जितने स्टडी किए उससे डिवाइड कर लीजिएगा। मान लीजिए 300 पेड़ मिले, 300 डिवाइड करिएगा बाय 50 एंड यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ मैंगो। ओके, मान लीजिए रोज प्लांट है, अब रोज प्लांट मानते हैं हमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स में मिले और 2-2 मिले, सो 4 डिवाइडेड बाय 50 होगा रोज की डेंसिटी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक आसान सी कैलकुलेशन है जो हम सिंपली कर सकते हैं कहीं पे भी। आप ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे जब आप प्रैक्टिकल की क्लास में जाएंगे तो। अबंडेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है डेंसिटी से, ठीक है। डेंसिटी में हमने कितने इंडिविजुअल्स से डिवाइड किया था, 50 से, जितने सैंपल्स हमने स्टडी किए, जितने कोऑर्डिनेट डाले टोटल से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही लेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द यूनिट्स। मतलब रोज प्लांट है तो 2 एक कोऑर्डिनेट में मिले, 2 एक कोऑर्डिनेट में मिले, 4 ही मिले, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच स्पीशीज वाज प्रेजेंट। कितने कोऑर्डिनेट्स में रोज प्लांट मिले, 2 में, टोटल कितना था, 4। सो 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 इज द abundance ऑफ रोज प्लांट्स। अगर डेंसिटी देखते तो 4 डिवाइडेड बाय 50 वुड हैव बीन द डेंसिटी ऑफ रोज प्लांट्स। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे डिवाइड करते हैं टोटल जितने कोऑर्डिनेट्स हमने स्टडी किए उससे, यहाँ पे डिवाइड करते हैं सिर्फ उन कोऑर्डिनेट्स के नंबर से जितने, जिसमें वो स्पीशीज मिली थी, राइट। सो दिस इज abundance। अच्छा, अब ये हमने स्टडी कर लिया था कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिला के फिर एक कैरेक्टर बनाते हैं, दैट इज सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि एक स्पीशीज कितनी कितनी बार मिल रही है हमें
कितने नंबर मिल रहा है, हर क्वाड्रेंट में मिल रही है, हर अल्टरनेट में मिल रही है, ठीक है? फिर हम देखेंगे कम्युनिटी के हर कॉर्नर पे मिल रही है कि नहीं। तो हम इसमें उसका क्वांटिटी भी चेक करेंगे, क्वालिटी भी चेक करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि एंडेमिक है, वो भी चेक करेंगे। दोनों को मिला के फिर हमें पता चलेगा प्रेजेंस एंड कांस्टेंस का कि कितनी बार मिलती है। और ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही सेंटर में ही मिल रही है, साइडों पे नहीं मिल रही है, स्प्रेड कैसा है, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा आएगा इसके ऑपोजिट, फिडेलिटी। उसमें हम ये चेक करते हैं ऐसी स्पीशीज तो नहीं है जो सिर्फ एक नॉर्थ साइड में मिल रही है, एक कोने में मिल रही है कम्युनिटी के, बाकी तो है ही नहीं कहीं, ठीक है? तो वो चेक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपने अगर सारे कोऑर्डिनेट अपने एक ही जगह पे डाल दिए, छोटे से एरिया में डाल दिए, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो गलत भी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे वो स्पीशीज़ बिल्कुल भी ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे, ठीक है? तो ये जो स्पीशीज़ हैं, फिडेलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि इक्वल स्प्रेड है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, प्रेज़ेंस कैसी है देखनी पड़ेगी। तो ये क्वांटिटेटिव भी हो गया, क्वालिटेटिव भी हो गया। आईवीआई और डोमिनेंस, आईवीआई होता है इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, ठीक है? इससे ये पता चलता है कि एक कम्युनिटी में जो बहुत सारी स्पीशीज हैं उसमें हर स्पीशीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। ओके, सो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव डोमिनेंस को ऐड करके, टोटल करके, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, वी विल नॉट गो इनटू दैट। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है उस कम्युनिटी के लिए, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी: रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डोमिनेंस। ओके? इकोटोन, इकोटोन 2 कम्युनिटीज़ के बीच की जगह है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ लॉन है जो हमने एज ह्यूमन बीइंग्स हमने बनाई है, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट है जो शायद अपने आप बना है, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको इकोटोन जोन कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। इस जोन की इम्पोर्टेंस ये होती है कि इस जोन में जो स्पीशीज हैं वो लॉन वाले एरिया से भी ज़्यादा मिलेंगी, फॉरेस्ट से भी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि दोनों तरफ की स्पीशीज इस खाली जगह में आके एस्टैब्लिश हुई होंगी। ओके, सो इसमें यू विल हैव लार्जर वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ज़्यादा टाइप की स्पीशीज मिलेंगी और मिक्सचर मिलेगा। फॉरेस्ट में एक ही तरह की स्पीशीज मिलेंगी जिनको हम वाइल्ड या जंगली कहेंगे, आर्टिफिशियल में ऐसी स्पीशीज मिलेंगी जिनको हम कल्टिवेटेड कहेंगे। इकोटोन में दोनों का मिक्सचर मिलेगा, और वही स्पीशीज मिलेंगी जो स्ट्रांग हैं, कंपटीशन में स्ट्रांग हैं, जो compete करके एस्टैब्लिश हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं ऐसी जगह पे जहाँ सारी स्पीशीज जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, ओके, दिस इज ये चेक करने के लिए कि अगर 2 कम्युनिटीज़ हैं, उनमें आपस में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी डिसिमिलैरिटी। मान लीजिए कि कॉलेज के आस-पास आप कोई कम्युनिटी स्टडी करते हैं, और फिर आप अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे कोई प्लांट्स की कम्युनिटी स्टडी करते हैं। अब आपके पास रिज़ल्ट आ गए, क्वालिटेटिव भी आ गए, क्वांटिटेटिव भी आ गए। आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? चलो, कॉलेज वाली कम्युनिटी को हम कम्युनिटी ए मान लेते हैं, और घर के पास जो कम्युनिटी है उसको बी मान लेते हैं। तो उन दोनों में सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू 2 × सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ओके, सी क्या है? ऐसी स्पीशीज जो ए में भी मिल रही हैं, बी में भी मिल रही हैं, वो कितनी है, उसका नंबर सी हो गया। मान लो 4 या 5 कुछ भी है। फिर व्हाट इज ए? ए इज टोटल स्पीशीज जो हमें कॉलेज के पास मिली। कितने टाइप के प्लांट्स मिले? वो हो गया ए। और घर के पास कितने टाइप के प्लांट्स मिले? वो हो गया बी। ठीक है? सो इस इक्वेशन से हम सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस सिमिलैरिटी को 1 में से माइनस करें तो हम डिससिमिलैरिटी मेजर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो नंबर आएगा उतना डिससिमिलैरिटी होगी, और जितना कम आईडी आएगा उतनी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है? सो दिस इज़
a video on quantitative characters. This much is enough, I think, for you. आप इतना कर लें, बहुत है. And you will have practicals based on this, so please go through it carefully. Thank you.